हेलो एवरीवन। सो आज साढ़े साथी के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड हाउ इट मेक्स अस ग्रो सो फार। आई मीन, जितना हम लोग अपनी लाइफ में कोशिश नहीं करते ना, उतना हम लोग इस टाइम पे अपने आप को ठीक करने की, अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish and Warm, to let others even unlock their life abundance and happiness. So, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now, let's roll on to the video. सबसे पहले जान लेते हैं साढ़े साथी है क्या। काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता हो और काफ़ी लोग इसको गलत लेते हैं कि पता नहीं बस तंग करने आ गए हैं लॉर्ड शनि, जबकि ऐसा नहीं होता है। एंड आई फील कि सबसे बेस्ट टाइम होता है ये। वेल, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही टफ होता है, बट स्टिल इट इज़ सो गुड फॉर अस, क्योंकि यही टाइम है जब एक इंसान सक्सेसफुल हो पाता है। अब मैंने इसे ऐसे समझा है कि जैसे एक कहावत कही जाती है ना हमारे में कि हर कुत्ते का दिन आता है वैसे ही हर इंसान के 7.5 साल आते हैं जिसमें वो खुद को प्रूव कर सकता होता है कि हाँ, आई कैन अचीव एंड आई विल अचीव। तो इस पूरे फेज में होता क्या है एक्चुअली में ना, लॉर्ड शनि आपको एक इंडिविजुअल होने के लिए तौर पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक वाइजर पर्सन और एक ग्राउंडेड पर्सन बनाना चाह रहे होते हैं। यार, एक बात समझने की कोशिश करना, जेन्युइनली ये एक ब्लेसिंग है, ना कि कोई तुम्हारे को दर्द देने का तरीका। हाँ, कर्म मिलते हैं बट अच्छे भी मिलते हैं, सो डोंट फॉरगेट दैट। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साढ़े साथी इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन टीच पीपल टू फुलफिल इट विदाउट कंसिडरिंग देयर लाइक्स डिसलाइक्स। तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंटली जो होता है ना, वो तुम्हारा घमंड टूटता है, तुम्हारा स्टर्बन बिहेवियर टूटता है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। वेल, वो तुम्हें ना एक बहुत बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, इस टाइम का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तुम्हें कहूँ ना, तो ये होता है कि तुम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना शुरू कर देते हो। तो ये तो हमने जान लिया कि साढ़े साथी होती क्या है और वो होती क्यों है। वेल, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। वैसे तो हम फेजेस में ढंग से समझ लेंगे, बट फिर भी इसे ऐसे समझ लो। वैसे तो वो 2.5 ईयर्स के लिए एक राशि में बैठते हैं, जब उसका सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट इन्फ्लुएंस होता है। आई वुड से फर्स्ट और सेकंड फेज ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इन टोटल 7.5 साल के लिए साढ़े साथी चलती है और ये ज़ोडियक के हिसाब से होती है। तो आप अगर गूगल करोगे तो यू विल गेट कि अभी किस में चल रही है और किसका कौन सा फेज चल रहा है, यू विल गेट वेरी इजीली। अभी जस्ट टाइम के हिसाब से बताऊँ तो एक्वेरियस में सेकंड फेज चल रहा है एंड कैप्रिकॉर्न में थर्ड फेज एंड पाइसेस में फर्स्ट फेज। तो ऐसे ही रो बाय रो चलता है। तो लेट्स मूव अहेड इन दैट। नाउ कम्स टू फेजेस। इसके फेजेस कितने होते हैं और कैसे चलते हैं। सो नाउ साढ़े साथी इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, ठीक है। ईच फेज इज एग्जैक्टली मतलब 2.5 ईयर्स का ही होता है। और हाँ, इसके इफेक्ट्स जो रहते हैं ना, वैसे तो इंडिविजुअल के अपने जो उनका चार्ट होता है, बर्थ चार्ट, उसके हिसाब से ज़्यादा रहते हैं इन्फ्लुएंस्ड, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबके साथ ही रहती है। मतलब अगर तुमने ये लेसन्स को समझ लिया और ये चीज़ें एट दैट फेज अच्छे से एक्सेप्ट की और समझी, तो यू विल फील लेस स्ट्रेस टू यू इन दैट फेज और तुम्हें लगेगा कि ये है या नहीं है, तो भी तुम मस्त जी रहे हो। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आज की हमारी पूरी वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। वेल, मैं हर एक फेज़ को एक अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि इस फेज़ में मोस्ट ऑफ द लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। एंड हर एक फेज़ के लेसन्स को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड देन मैंने बताया है कि क्या क्या लेसन्स होते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो हमें सिखाते हैं, जो हमें थ्रू आउट द लाइफ अप्लाई करना होता है, सो दैट कि हम लोग अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकें, सक्सेसफुल रह सकें एंड इवन ग्राउंडेड। इवन मैंने रेमेडीज़ बताई हैं कुछ ऐसी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दैट। अगर तुम ये करोगे, मतलब जब तुम्हारी अगर साढ़े साथी चल रही है उस टाइम पे तुम ये करोगे, तो यू विल बी मोर पीसफुल इन योर लाइफ। मतलब तुम्हें पेन कम फील होगा। हाँ, मैं पहले ही बोल दूँ यार, इन रेमेडीज़ को मैंने तो मतलब जो भी रेमेडीज़ हैं वो मैंने ऐसी ही रखी हैं जिनसे आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें तुम्हारे जो कर्मा थे उसका कट ऑफ हो जाएगा या फिर तुम्हारे को ये पीरियड बिल्कुल भी पेन नहीं करेगा या तुम्हें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसे तो मत सोचना। जो भी चीज़ें हैं, तुम्हें जो भी सेक्टर में सीखना होगा, यानी कि तुम्हें जहाँ भी इंप्रूवमेंट्स करनी होगी, वहाँ वो इंप्रूवमेंट्स नीडेड है और वो करनी ही होंगी। यू कांट स्किप दैट। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि डूइंग दीज रेमेडीज विल मेक यू फील स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड एंड इवन मोर हेल्पफुल। तो चलो यार, बढ़ते हैं इसमें आगे। नाउ जानते हैं कि इसके फेजेस कैसे रहते हैं और कौन से फेज़ में हमें आखिरकार क्या सीखना होता है जो हम लोग नहीं सीख रहे हैं और जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि 3 फेज़ रहते हैं। फर्स्ट इज़ द राइजिंग फेज, सेकंड इज़ द पीक फेज एंड थर्ड इज़ द सेटिंग फेज।
फर्स्ट फेज में क्या होता है, राइजिंग फेज में बेसिकली ये ना मोस्ट डिफिकल्ट रहता है, मेरे को तो लगता है यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। ये होता है टेस्टिंग पीरियड। अब इस फेज में जो है आप पे शनि देव की ज़्यादा नज़र नहीं होती, मतलब इन द सेंस वो आपकी राशि में नहीं बैठे होते हैं, यानी कि आपसे जो पहले पड़ती है राशि उस पर उनका वो बैठे होते हैं एग्जैक्टली। फॉर सपोज अभी की सिचुएशन के हिसाब से बता देती हूँ, जैसे अभी एक्वेरियस में वो बैठे हैं, तो जो पाइसेस है यानी कि मीन राशि, उन पे फर्स्ट फेज चल रहा है, तो वो लोग क्या फेस कर रहे हैं, राइजिंग फेस कर रहे हैं। एंड जो एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि, उन पे पीक फेज चल रहा है, मिडल फेज। एंड सेटिंग फेज जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल फील्स कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। उसमें मतलब एक कहते हैं ना, पहले फेज में बादल छाए, दूसरे फेज में बरसात हुई, एंड तीसरे में वो बिल्कुल एकदम वो सुंदर सा आ जाता है ना, आसमान बिल्कुल सुंदर सा हो जाता है। तो चलो जानते हैं कि ये फर्स्ट फेज में कैसा रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल से कि मेंटल ट्रॉमा जो होता है वो फर्स्ट फेज में रहता है, सेकेंड फेज में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहते हैं, एंड थर्ड फेज में रिकवरी सी रहती है, तुम ठीक होने लग जाते हो, तुम्हें अच्छा लगने लग जाता है। तीनों फेज में से ना फर्स्ट फेज को मोस्ट डेंजरस कहा जाता है। हो सकता है तुम्हारे को फर्स्ट फेज में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दिखने लग जाए। मैं पर्सनली बोलूँ तो फर्स्ट फेज में ना तुम्हारी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर उठने लग जाती हैं, यानी कि उन चीज़ों में ही तुम्हें खराबी दिखने लग जाएगी, सो दैट कि तुम समझ सको और उन पे काम कर सको, खुद को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सको। लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर डीपली। तो अब मैं फर्स्ट फेज के बारे में सिर्फ बात करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट फेज होता है ना, उसमें जो सैटर्न की एनर्जी का इफेक्ट रहता है वो ज़्यादातर तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल इश्यूज़ में ही रहता है। हो सकता है तुम एक्सपीरियंस करो कि तुम्हें सडन हेडेक्स होने लग गए हैं, इंक्रीज हो गया है तुम्हारा टेंशन वगैरह। तो इसमें ज़्यादातर फोकस इसलिए किया जाता है टू अर्जिंग वन टू फोकस ऑन देयर इनर स्ट्रेंथ। तुम्हें समझना होता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हें खुद स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने बोला था ना इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करते हैं, तो इनसिक्योरिटीज़ को तुम्हें खुद ओवर पावर करना पड़ेगा, खुद तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुम जिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने दोगे वो एनर्जी तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी। तो नाउ इज़ द टाइम टू strengthen yourself. It is the phase where work is done over your shadow side, including all your negative habits or neglecting or disrespecting anyone or being an ego. बोला था ना यार, वो चीज़ें सरफेस पे आने लग जाती है जो भी तुम गलत हरकतें कर रहे होते हो। लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं। काफ़ी लोगों को गालियाँ देने की आदत होती है, काफ़ी लोगों को किसी को सामने वाले को कुछ समझने की ना आदत होती है कि भाई हम हैं, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। जो भी तुम्हारी शेडो साइड होगी, जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ होगी, तुम्हारे फियर्स होंगे, वो अपलिफ्ट होने लग जाएंगे। मेरी एडवाइस इसमें यही होगी कि इसमें पेशेंट रहना होता है यार। यू हैव टू बी सेटल्ड। मैंने बोला था ना बादल छा जाते हैं, तो उसमें हमें क्या कहा जाता है कि भाई थोड़ा चुप के रहो, मतलब थोड़ा शांत रहना पड़ेगा इस मोमेंट में। इट्स जस्ट लाइक अ स्टॉर्म। व्हेन यू फेस अ स्टॉर्म यू हैव टू बी एट वन प्लेस और टू बी स्टिल। इनर स्ट्रेंथ के मामले में बोलूँ तो दिस फेज मेक यू अवेयर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर टू ओवरकम ग्रेसफुली एंड फेथफुली। कितना तुम्हारा फेथ है भाई भगवान में, यूनिवर्स में, या किसी भी पावर में जिसमें तुम मानते हो, या खुद में ही तुम्हें कितना फेथ है खुद पे। कैसे तुम खुद को बिलीव करते हो कि यार क्या तुम इतने ही स्ट्रांग हो। सच्ची बोलूँ तो यार डोंट वरी, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ अहेड। मैं सच बता रही हूँ, पर्सनली कह रही हूँ, ये फेज तुमने अगर ये फेस कर लिया ना, तुम पूरी लाइफ फील करोगे कि वो एक फेज था, मैंने ये फेस कर लिया। मोटिवेटेड फील करोगे जब भी तुम इस चीज़ को याद करोगे। टर्निंग पॉइंट भी कह देते हैं काफ़ी लोग। इस फेज में तुम्हें कहाँ फोकस करना होता है, कौन सा एरिया होता है, उसके बारे में भी बता देती हूँ। बेसिकली ये ना कार्मिक डेप्थ्स क्लियरिंग के लिए होता है, ठीक है। तो तुमने जितने कर्म किए होंगे, जैसे भी किए होंगे, वो वैसा सा मिलेगा। एंड समटाइम्स तुम्हें, मैंने बोला ना इनसिक्योरिटीज़ और शेडो साइड को भी इंप्रूव करने के लिए हो रहा है, तो हमेशा यही मत सोचना कि मैंने ऐसे कर्म किए थे तो हो रहा है। जस्ट एक्सेप्ट एंड बी पेशेंट। तुम्हारी लाइफ में आगे जैसा भी होना है, तुम्हारी लाइफ जैसी भी लिखी है ना आगे, उसके लिए तुम्हें यही फेज में से प्रिपेयर कर दिया जाता है कि तुम्हारी लाइफ आगे ऐसे होने वाली है, तो इसके लिए तुम्हें इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतना इस नेचर में होना पड़ेगा, उस हिसाब का तुम्हें तैयार कर दिया जाता है। बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये फेज ना बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा वाला लगता है। हाँ, ये बात कहूँगी, इंडिविजुअल माइट फील आइसोलेटेड और मिसअंडरस्टूड। मतलब ये तो ऐसा रहता है कि तुम बोलोगे कुछ और सामने वाला समझ कुछ और लेगा, तुम बोलोगे कुछ और वो सोचेगा कि भाई यही है हमारी सारे दुखों का रीज़न। हो सकता है इस फेज में तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो। काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल बर्डन्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, लॉसेस होते हैं, और मेंटल स्ट्रेस तो पहले भी बोला था। इनर स्ट्रेंथ को चेक करने वाला फेज है, तो ऑब्वियसली शेडो साइड तो सारी की सारी उठ के आएगी ही।
यही फेज़ रहता है यार जब तुम्हें अपने अंदर की सारी डार्क साइड को निकालना होता है, और अगर तुम इसमें जीत गए ना तो तुम्हें सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता है, जेन्युइनली बोल रही हूँ। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस फर्स्ट फेज़ में कैसे से आते हैं, तो अगर आप तुम रिच हो तो यू विल बी लिटिल बिट पुअर, और अगर तुम पुअर हो तो तुम मिडिल क्लास से और ज़्यादा पुअर हो जाते हो। ये तो रहता ही है, कॉमन है ये। हेल्थ इश्यूज़ तो बहुत रहते हैं एट सर्विस आ जाते, मतलब थोड़ा सा भी हेडेक होगा वो थोड़ा एक्सट्रीम ही चला जाएगा कि तुम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, थोड़ा सा तुमने बाहर का खाया तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ऐसे से हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। ऑल issues that were there in your body come at its surface, whether they were small ones or bigger ones. You just have to take care of your health and try your best to heal your health issues from root. समझने की कोशिश करो यार कि अगर ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है, रूट कॉज क्या है, उधर तक जाने की कोशिश करोगे तो लाइफ में तो इंप्रूवमेंट आएगी ना आगे, कि तुम्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे और तुम अपने आप को एक ही नहीं काफ़ी तरीकों में तुम खुद को न्यूट्रिशन दे दोगे तो वो हेल्थ तो वैसे भी अच्छी रहेगी। बट हाँ, इस फेज़ में अगर तुम रूट कॉज से देखने की कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा तुम्हें बेटर फील होगा, बहुत मैं तो बोलूँगी अच्छा ही रहता है यार। रिलेशनशिप इश्यूज़ और स्ट्रगल्स, बोला था ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशंस में इतना ज़्यादा गलत समझ लिया जाता है, क्या कहूँ, लीडिंग टू टेंशन विद फैमिलीज एंड अमंग फ्रेंड्स। हाँ, काफ़ी बारी काफ़ी लोग ना अपनी फ्रेंडशिप्स खो देते हैं। डिफ़िकल्ट हो जाता है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि क्या मतलब जो बोलोगे तुम वो इंसान गलत ही समझ रहा है, होता ही है। फिर लगता ही है कि भाई बोलूँ भी या ना ही बोलूँ। एडवाइस यही रहेगी, जब बात करो हम्बल वे में बात करो, और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेज़ में। इस फेज़ में टेस्टिंग बहुत होती है रिलेशनशिप्स की विद फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स, वो तुम्हारे साथ कितने सच्चे हैं। सैटर्न टीचर्स इंडिविजुअल्स टू वैल्यू जेन्युइन कनेक्शंस एंड लेट गो ऑफ सुपरफिशियल और टॉक्सिक बॉन्ड्स। तुम्हारे जितने भी टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं ना वो सारे इस फेज़ में टूटते ही टूटते हैं, एंड जो जेन्युइन होते हैं ना तुम्हें उनकी जेन्युइन बनाना दिख जाता है। मतलब यू फील कि यार इतने लोग थे इस फेज़ में, मुझे सबने गलत समझा बट तुम एक थे भाई, तुमने सही समझा, तुम मेरे साथ खड़े रहे, एंड दैट्स ऑल। नाउ लेट्स वर्क, मतलब कम टू नेक्स्ट थिंग विच इज़ करियर सेटबैक्स। प्रोफेशनली इंडिविजुअल्स में फेस ऑब्स्टिकल्स और सेटबैक्स ड्यूरिंग दिस फेज। मुझे तो लगता है लोगों को मतलब कितनी भी कोशिश कर लो वो लगता है कि भाई नहीं ही करी कोशिश, या कर भी रहे हैं तो कुछ ज़्यादा एफर्ट्स का मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्रोजेक्ट्स में नॉट विल द डिज़ायर रिजल्ट्स, जैसे मैंने बोला अभी मिलेगा नहीं उसका रिजल्ट उतना। करियर ग्रोथ में सीम स्टक, ऐसे लगता है लाइफ तो स्टक ही हो गई है करियर वाइज, ना तो कोई पर्सनली समझ रहा है और ना कोई करियर में अच्छा मिल रहा है। बट इट वॉज ऑल अबाउट शेडो साइड। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कितने स्ट्रेंथन हो तुम अंदर से, कितना ज़्यादा तुम्हारे शेडो वर्क तुम करते रहते हो, यानी कि अपनी शेडो साइड पे वर्क करते रहते हो, रिलीज़ करते रहते हो चीज़ों को, और इन द सेंस कितने ज़्यादा ग्राउंडेड हो। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाता है। अब जाएंगे हम सेकंड फेज़ की तरफ। एंड हाँ, मैं एक बार भी बता दूँ कि जितने भी लेसन होते हैं ड्यूरिंग दैट 7.5 वाले मैंने सारे लास्ट में ही बताए हैं, एंड कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस फेज़ में, मतलब स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, और आप फील कर सकोगे कि फेथ रह सकेगा आपका। तो अब हम सेकेंड फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस फेज़ को पीक कहा जाता है बिकॉज मिडिल फेज़ है ये। तो ड्यूरिंग द सेकेंड फेज़ सैटर्न एनर्जी कॉजेज इफेक्ट रिगार्डिंग इमोशंस, माइंड एंड वेलबींग। अब ये जो फेज़ होता है ना सेकेंड वाला, इसमें इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथनिंग वन इनर कोर, ये ज़्यादातर फोकस रहता है। इस फेज़ में तुम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी क्वालिटीज़ को पहचानते हो कि तुम जो अभी तक हो क्या वो तुम ही हो या फिर तुम अपनी सराउंडिंग्स के कारण वैसे हो। सपोज इफ़ तुम्हारा जो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसको लोग एक क्वालिटी के कारण बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तुम भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा शेप करने लग जाते हो ना वैसे, कि यार अगर लोगों को ये पसंद आता है तो आई शुड इवन बी लाइक दिस। सो ये सब क्वालिटीज़ को छोड़ के तुम अपनी इनर क्वालिटी जो तुम्हारा पर्सनल नेचर है, योर ऑथेंटिसिटी, उसको फॉलो करना शुरू कर जाते हो। इंट्रोस्पेक्शन है ना, तो इसमें तुम खुद के बारे में, खुद को जानने के लिए उत्सुक होने लग जाते हो कि यार मैं क्या हूँ, मेरी क्या पर्सनालिटी है। फर्स्ट फेज़ में सब कुछ बोला ना, काले बादलों ने सब कुछ छीन लिया कि भाई ये भी नहीं है, अब पैसा भी मेरे को रिप्रेजेंट नहीं करता, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा वो सब चीज़ें नहीं है, तो मैं क्या हूँ, मेरा क्या है। ये रिश्ते जिनको मैं अपना कह रहा था वो भी नहीं है, तो है क्या। इन द सेकेंड फेज ऑफ 7.5 लॉर्ड शनि एंटर्स द ज़ोडिएक साइन ऑफ योर मून साइन, जो भी जन्म राशि होती है तुम्हारी। तो अगर ये तो गूगल कर लोगे आराम से कि कौन सी राशि में अभी चल रही है 7.5। वैसे तो मैं बता दूं अभी के टाइम में एक्वेरियस में चल रही है टिल मार्च समथिंग, तो ये सेकंड फेज चल रहा है उनका। मैंने बोला था ना कि इसमें
लॉर्ड शनि खुद बैठे होते हैं। तो ये जो सेकंड फेज होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि अगर तुम इसमें हार्डवर्क करते हो और बहुत एक्सट्रीम वाला करते हो, लाइक बैलेंस तुम्हें रखना है, बट तुम्हारी तरफ से जितने तुम एफर्ट्स दे रहे हो, तुम वो कर्म कर रहे हो, फल की चिंता नहीं कर रहे हो, ऐसे में करना होता है। तो अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम जेन्युइनली कह रहे हो सक्सेस पा लेते हो, और अगर तुम ऐसे नहीं करते हो तो ठीक ठीक चलता है, फिर थर्ड फेज में तो मिल ही जानी है वैसे भी। सो इन दिस फेज थिंग्स विल फील इल्यूजनरी, delays will happen, you wouldn't be able to do what plan you decided. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फेस कि उन्होंने रात को अपनी टू डू लिस्ट बना ली और सुबह पता लगा कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई आ गया घर पे या कुछ हो गया, कुछ भी होता है, लेकिन तुम अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं कर पाते हो। वेल ये सब एक हसल है जो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रही है, ताकि तुम एक डिटरमाइंड पर्सन हो कि मुझे करना है, मतलब करना है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, पीछे क्या है, क्या हुआ, क्या बीत गया, सब भाड़ में जाए, मुझे ये करना था आज में, तो मैं कर रहा हूँ अपनी वेलबींग को फोकस करते हुए। हाँ, सो यू आर मोर लाइकली टू क्राई इन दिस फेज, इवन आस्क फ्रॉम गॉड कि भाई मेरा क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा, मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए। मोस्ट ऑफ द लोग इस फेज में स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं और भक्ति में कोई पर्टिकुलर गॉड के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं कि भाई मुझे बता दो चाहते क्या हो, एग्जैक्टली क्या है लाइफ में, क्यों इतना ज़्यादा मुझे ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जबकि मेरी सराउंडिंग्स में सब इतने खुश हैं, सबकी लाइफ में इतना सही चल रहा है, मैं ही क्यों पर्टिकुलरली स्ट्रगल्ड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द फेज when most people begin to do chanting and visiting religious places and connect with God, even try to connect with spirituality and connect their purpose of life. इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ अवेयरनेस है, अपनी क्वालिटीज़ को ढूंढ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम अपने पर्पस को भी ढूंढने लग जाते हो कि मेरा क्या है मकसद इस दुनिया पे आने का, जिससे मुझे फुलफिलमेंट मिलेगी, एग्जैक्टली जिसमें मैं फील करूँगा कि हाँ आई एम इनफ एंड आई एम मतलब बेस्ट पर्सन फॉर मी, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ। वेल सच्ची बोलूँ तो जब तुम सोल पर्पस करने लग जाते हो तो काफ़ी सारे हसल्स जो है तुम्हें वो फील ही नहीं होते हैं, तुम्हें लगता है दिस इज़ द फेज ऑफ लाइफ और वो कुछ सिखाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली उसको सीखो एंड उतारो ज़िंदगी में, बस फिर सही लगेगी सब ज़िंदगी। तो तुम्हें अपनी करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेशन फेस करनी पड़ेगी, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, येस लॉट ऑफ टाइम पीपल फेस कि तुम जैसे कोई जॉब कर रहे हो पर्टिकुलरली, तो उसमें भी तुम मतलब सारे अपना अपना काम थोप के जा रहे हैं, और डिलेज इन रिकॉग्नाइजेशन, तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो बट स्टिल लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितनी तुम्हें चाहिए। सो इन दिस फेज पीपल फेस और फील एग्जैक्टली एक्सपीरियंस लूजिंग और गिविंग अप एज नथिंग इज लेफ्ट विद देम। ये फेज होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग ट्राई करते हैं सुसाइड वगैरह करने की, बिकॉज फर्स्ट फेज को फेस करने के बाद सेकेंड फेज ऐसा देखने में लोगों को लगता है कि यार शायद मैं ही लूजर हूँ या कुछ, बट यू आर अ वॉरियर यार, इफ़ यू फेस्ड बोथ ऑफ द फेस हैप्पीली और नॉट इवन हैप्पीली, बट तुमने फेस कर लिया तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। सो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यही एक पीरियड है जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, जो आगे की लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर तुम भी गिविंग अप वाली फेज में हो, लूजिंग सा फील हो रहा है, तो लूजर सा हो रहा है, या तुम पता नहीं लग रहा है कि लाइफ में कहाँ जाएगी लाइफ, उसका भी कोई पता नहीं है, शायद कल हो भी या नहीं ये भी नहीं पता। सो जस्ट हैव अ फेथ, पेशेंस मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़रूरी होता है ये सीखना। इन दोनों चीज़ों से तुम मतलब सब कुछ पा सकते हो, ये अंधेरा एक दिन हटेगा ही, थर्ड फेज तक तुम ग्रेजुअली रिकवरिंग में आ ही जाओगे तुम, मैं क्या बोलूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस दिस। तो तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सब हैं यार, फर्स्टली यू हैव योर सेल्फ विद इन यू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करो, यू विल गेट अ होप और फेथ रखो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू। वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें जितना लग रहा है ना कि ये फेस तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ जितने भी उस ज़ोडियक में आते हैं वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हर एक को अपने कर्मा के हिसाब से उतना मिल रहा है, या उसको जितनी ज़रूरत है, जितना पेन वगैरह की ज़रूरत है उस हिसाब से मिल रहा है। तो इसको ऐसे लो कि जितना कठोर तुम्हें अभी मिल रहा है, वो फौजी के साथ भी होता है ना, उनको ट्रेनिंग इतनी सख्त मिलती है, देन वो इतने निखर के आते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। तो जस्ट एज्यूम कि इमेजिन करो कि तुम्हारी आगे आने वाला लाइफ कितनी बढ़िया होगी यार। तो गिव योर सेल्फ अ होप, हैव अ फेथ। और इसके लिए कुछ टिप्स मेरी यही होगी कि डेवलपिंग इमोशनल मैच्योरिटी एंड लर्निंग टू फेस एडवर्सिटी विद पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन लाइफ, ये दिखा देता है इसमें। और अपनी प्रायोरिटीज़, तुम्हारी वैल्यूज़, इसके बारे में तुम्हें क्लैरिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में पीसफुल रहने के लिए। ये फेज़ ये बहुत अच्छे से सिखाता है। पहले ही बोला था मैंने कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रेंथनिंग वंस इनर कोर, यही सब रहता है इसमें।
तो इफ़ यू आर इवन फेसिंग डिसरिस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस मोमेंट, और मतलब इस फेज़ में तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम लोग डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो गिव देम रिस्पेक्ट, बी हम्बल विद देम। वो एक फ़ेज़ है, शायद कर्मा भी हो सकता है, और शायद तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं कि तुम कैसे लोगों को ट्रीट कर जाते हो, या तुम्हारी बातें कैसी लग जाती हैं लोगों को। हो सकता है तुम अंदर से कुछ और सोच रहे हो, पर तुम्हारी वर्डिंग्स क्या बोल रही हैं वो सामने वाला पर्सन तो नहीं समझ रहा ना तुम्हें। अब तुम्हारे अंदर तो नहीं झांक के देखेगा कि तुम्हारी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है। उसको तो सिर्फ वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं, इंटेंशंस दिख रहे हैं जो बाहर से, वही वो समझेगा। सो बी हम्बल विद योर वर्ड्स इवन। तो यहाँ पे सेकंड फेज खत्म होता है। नाउ कम वी हैव टू, मतलब नाउ वी शुड गो अहेड, एंड द थर्ड फेज इज नोन एज ग्रेजुअल रिकवरिंग। तो अगर तुम थर्ड फेज तक आ गए हो तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि तुमने गिव अप नहीं किया है। मैंने पहले भी बोला था, साढ़े साथी इज देयर टू टीच अस, टू मेक अस मोर स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये एक गिफ्ट है जो तुम्हें मिल गया है, जिससे कि तुम एक अच्छे पर्सन बनो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे पता है ज़िंदगी में संभालना कैसे है चीज़ों को, बैलेंस क्या है, और सक्सेस होने पे भी अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखना है। नाउ थर्ड फेज, दी फाइनल फेज ऑफ साढ़े साथी। इसमें अब स्लोली तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आने लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सी सही, बट इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। Saturn rewards those who have faced their struggle with resilience, helping them recover from all the past losses. तो जितना तुमने खोया था ना, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा तुम पा लेते हो, एंड जितनी तुम कोशिश कर रहे थे वो सब वो देख रहे थे। अब वो तुम्हें रिवॉर्ड देने वाले हैं कि भाई मान गए तुम्हें, तो तुम तो जीत गए। तो इसके लेसन्स कुछ ऐसे लेते हैं कि लर्निंग टू वैल्यू एंड नर्चर फैमिली बॉन्ड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को निभाते अपनी जो फैमिली बॉन्ड्स हैं उसको भूल जाते हैं कि वो तो हमें देख रहे हैं रोज़, वो तो समझ रहे हैं हमारी लाइफ की कंडीशन को, बट वी फॉरगेट कि फैमिली को भी नर्चर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खुद को नर्चर करना है। क्योंकि एक्चुअली वी ऑल हैव अ फ्लेम विद इन अस ना, दैट नीड टू बी ऑलवेज फ्लेम्ड हाई। तो उसकी फ्लेम लो ना हो, उसके लिए हमें अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, नर्चर देना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा, अनकंडीशनल लव फ्लो करना पड़ेगा, सो दैट कि हम भी वो रिसीव कर सकें। सेकेंड लेसन वुड बी डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी भी अगर तुम नहीं सीखे हो कि भाई तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, क्योंकि यही तो सब चीज़ें हैं ना जो लेटर ऑन कर्मा बना रही है, तो इसको क्यों ना समझ लें हम लोग और इसको क्यों ना सुधार लें। सो द थर्ड लेसन in this third phase is focusing on sustainable financial growth and avoiding unnecessary risk. तो रिस्क लेना सही है, बट सोचा समझा रिस्क लेना अच्छा रहता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि हवा में चलो देख लेते हैं एक बारी बाजी मार के, ऐसे ज़िंदगी जियोगे तो कहीं ना कहीं तो भाई ठोकर खाओगी। इट्स बेटर टू हैव फर्स्टली नॉलेज अबाउट दैट होल थिंग, कि तुम्हें कैसे देखना है उस चीज़ को और कहाँ देखना है। एक एक कदम सोच के रखना चाहिए। वेल इतना भी मत सोचो, बट एक नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। सो थर्ड फेज में मोस्टली रिकवरी होती है एंड बहुत ही छोटे छोटे से लेसन्स होते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट वट एवर सो दे आर डिसाइडिंग। जितने भी वो एफर्ट्स कर रहे होते हैं उनका उन्हें रिवॉर्ड मिलने लग जाता है, एंड अगर वो एफर्ट्स कर करके थक गए होते हैं तो उनको एक हिंट मिल रहे होते हैं, सामने से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं कि अब कर लो एफर्ट्स, अब सच में मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड फेज तो कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था, बट नाउ कम्स टू व्हाट साढ़े साथी टीच अस दैट नीड टू बी रिमेंबर थ्रू आउट द लाइफ इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन ऑल मैनर। तो ये जो तीनों फेज में चीज़ें हम सीखते हैं वही मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या करना होता है। मैंने बोला था ना मैं लास्ट में बताऊँगी। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी डू हार्ड वर्क। फोकस के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली ना लोगों ने हार्ड वर्क की डेफिनेशन ही बदलती हुई है। हार्ड वर्क डजंट मीन वर्किंग स्लीपलेसली, बट टू वर्क विद होल डिटर्मिनेशन एंड फोकस। बोला ना कि करना है तो मतलब करना है। वो चीज़ आज की टू डू लिस्ट में थी तो हम करेंगे, बट वी विल कीप अ व्यू कि हम लोग हेल्दी हैं नहीं हैं। वी विल वर्क टिल दिस मच कि हम लोग लो ना फील कर रहे हो, हम लोग ऐसा ना फील कर रहे हो कि हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, बिल्कुल बुरी हालत हो गई है। अपनी हर एक लाइफ को बैलेंस करते हुए देखना है हमें। सेकेंड वुड बी डिसिप्लिन्ड। When everything works or is done by you in balance, then you feel satisfied yet fulfilled. Not like in the cage or actions not getting results. तो शनि जी जो हैं वो हमें टीच करते हैं that construction or destruction coexist in life. मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहो, डिफिकल्ट टाइम्स तो आते ही हैं लाइफ में। It is necessary to keep working or be disciplined.
So the third lesson in this would be patience. Be humble, especially with the elder ones or even with everyone, because everyone should be treated in a right way. Respect everyone. सैटर्न की जो एनर्जी है ना वो स्लो मूविंग है, तो इट टीचेज यू टू बी पेशेंट. ठीक है, डिले हो सकता है लेकिन रिवॉर्ड्स मिलेंगे ज़रूर. ऑल्सो विद हम्बलनेस इट टीचेज अस टू बी ग्राउंडेड एंड सिंपल इन द नो नीड ऑफ शो ऑफ यार. यू हैव टू कीप योर सेल्फ रियल. बोला ना, ऑथेंटिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फील पीसफुल. जितना तुम शो ऑफ की तरफ भागते हो ना, तुम उतना ही अपनी ईगो को बढ़ावा देते हो, अपनी डार्क और नेगेटिव साइड को ग्रो होने का चांस दे देते हो कि वो तुम पे कंट्रोल ले ले. सो इट्स बेटर टू बैलेंस. मतलब ठीक है, करो जितना तुम्हें लगता है कि जितने में तुम ग्राउंडेड हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है, तुम्हारी क्वालिटीज़ क्या है, और तुम हवा में नहीं उड़ रहे हो. आई होप समझ आ गया होगा. सो द फोर्थ लेसन इज कर्मा. वट एवर यू डू विल कम बैक टू यू व्हेन इट हैज़ टू. साढ़े साथी कैन हेल्प पीपल पे ऑफ देयर कर्मा क्विकली. तुम्हें अलाउ किया जाता है भाई तुम इंजॉय करो अपनी बाकी की लाइफ सुकून से, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भी कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे पे वापस ज़रूर आएगा. तो इट्स बेटर कि हम लोग सोच समझ के करें. और हाँ, कर्मा वो भी है जो तुम किसी के लिए इंटेंशन रखते हो, किसी के बारे में सोचते हो जैसा. तो ध्यान देना यार कि किसी के बारे में बुरा ना सोचो. जितना तुम अच्छा दूसरों के लिए सोचोगे उतना तुम अंदर से पीसफुल फील करोगे, क्योंकि तुम्हारा इनर वर्ल्ड हैप्पी रहने लग जाता है. फिर जब नेगेटिविटी पे फोकस ही नहीं जा रहा तो नेगेटिव फील कहाँ से होगा फिर. नेक्स्ट लेसन इज डू जस्टिस टू अदर्स बाय रिस्पेक्टिंग एंड बीइंग ट्रूथफुल. अब इसमें तुम किसी की हेल्प भी कर सकते हो, किसी को सच भी बता सकते हो, सच और विद द हम्बल वर्ड्स. ये ना हो कि तुम फंस जाओ बीच में. सच बोलो पर इस वर्ड्स में, इस लैंग्वेज में कि तुम्हें भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, तुमने भी अपना पूरा सच बोला है और सामने वाले को भी ना हो, क्योंकि हर एक इंसान उसी व्यू से देख रहा है जितने मतलब जो उसको दिख रहा है सामने. पीठ पीछे उसको अंदर का नहीं पता ना तुम्हारा इंटेंशन क्या है. वैल्यू करनी सीख लो, लोगों की भी, टाइम की भी. इसी सब चीज़ों से तुम ईगो से हटने लग जाओगे और ग्राउंडेड रहने लग जाओगे. तो वैल्यू में ना हम लोग एक चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करते ही हैं, विच इज़ फूड. हम कितनी बारी हम लोगों के सामने फूड पड़ा होता है, यानी कि खाना हमारा टेबल पे होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने फ़ोन में बिजी हैं, अपनी सोच में बिजी हैं, कहीं पे भी टीवी देखने में कुछ भी, लेकिन हम लोग फूड को निगलेक्ट करते हैं. सो वैल्यू योर प्रेजेंट, वैल्यू योर टुडे, क्योंकि आज जो भी तुम वाइब्रेशंस खुद को दे रहे हो वो कल ही रिप्रेजेंट हो रही हैं तुम्हारे पे. तो जैसा करोगे वैसा भरोगे. So be responsible with your intentions, actions, and how you respect, how you value things. क्योंकि ना ego is nothing but your dark side, है ना. अब तुम थोड़े से भी अगर अच्छे काम करने लग जाओ, थोड़े से भी किसी की हेल्प करने लग जाओ, हम्बल रहने लग जाओ, तो इससे तुम्हें बैलेंस मिलने लग जाता है. तुम्हारी डार्क साइड जो है वो थोड़ी दबने लग जाती है, पॉजिटिव साइड उठ रही है ना, क्योंकि तुम पॉजिटिव रह रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे रह रहे हो. इससे ही तुम्हें पीस फील होता है अंदर, स्ट्रेस नहीं रहता बेसिकली, तो जितना आजकल की लाइफ में फील हो रहा है लोगों को. Next lesson is self-care and spirituality. Build your self-worth free from others' opinion. खुद की क्वालिटीज़ पे फोकस करना शुरू करो. खुद कैसे दिख रहे हो, मतलब when you keep your focus on you, you feel less stressed. Trust me, when you keep your focus on your surroundings, you will always feel कि यार ये ऐसा नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं गया. ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रहते हैं. एक बार ही नोटिस करके देखना कि नेक्स्ट टाइम जब तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करो या कुछ भी हो, वो तुम्हारे रिलेटेड है या फिर तुम्हारी सराउंडिंग्स के रिलेटेड है. तो अब तुम्हें पता है आगे कि तुम्हारी सेल्फ केयर का सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है. और बाकी तो तुम्हें आउटर लेवल पे सेल्फ केयर पता ही है. इनर वर्ल्ड की भी केयर करो, क्योंकि जैसे तुम अंदर से हो वैसे ही तुम बाहर निखर के आओगे. सो इफ़ यू आर फियरफुल, और मतलब इफ़ यू आर टेंस्ड कि तुम सुंदर क्यों नहीं दिख रहे हो, तो अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उसको समझने की कोशिश करो. नेक्स्ट लेसन दैट साढ़े साथी टीच इज डिटैचमेंट. ऑब्वियसली हम लोग ना अटैच हो जाते हैं कार्मिक चीज़ों से सबसे ज़्यादा, और फिर हम लेटर ऑन उसमें बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि यार ये ऐसा हो गया, वैसे हो गया, ये चीज़ नहीं टूटनी चाहिए थी. सो दिस पीरियड में लीड यू टू डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, डिज़ायर्स, रिलेशनशिप और सिचुएशंस दैट नो लॉन्गर सर्व यू एंड इवन सर्व योर ओन ग्रोथ. तुम इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअली इवॉल्व होने की कोशिश करते हो, जो तुम्हें आगे भी याद रखना चाहिए कि लाइक ठीक है, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. अटैचमेंट्स हो पर इतनी नहीं कि तुम्हें डिफाइन कर रही हैं वो, या तुम्हें इतना हर्ट कर रही हैं कि तुम अपने कहीं पे भी लाइफ में हो, लाइक इफ़ यू आर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड एट दैट इवन. नेक्स्ट लेसन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Saturn, also known as Shani, is responsible for teaching people responsibilities. Oftenly we just try to run away from responsibilities
डर में या फिर थकान में हम लोग भागते ज़रूर हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। एंड यही एक टाइम होता है जिसमें मैंने नोट आगे नहीं दिया था बट यहाँ बता देती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग या तो खुद ही लेने की कोशिश करते हैं या तो आ ही जाती हैं हम पे, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे बहुत ही मैच्योर भी हो रहे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा भी पा रहे होते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेके ना हमें समझ आ रहा होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज़ हेल्दी फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस। नेक्स्ट इज लर्न एंड अडैप्ट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड हैपनिंग्स। कार्मिक सिचुएशंस खत्म हो जाती है लेकिन हम उन लर्निंग्स को एक बारी का लेसन समझ लेते हैं कि यार अब ना मैंने ये चीज़ सीख लिया है कि आगे ये चीज़ नहीं करनी है, बट हम लोग फिर उस चीज़ को रिपीट करते हैं एंड फिर वो हम वही साइकिल में बंधे रहते हैं। तो टू ब्रेक दैट साइकिल वी हैव टू लर्न कि क्या लेसन था उधर। एंड अगर आप सेकेंड फेज़ में हो या फिर थर्ड फेज़ में भी ट्राई टू लर्न कि फर्स्ट और सेकेंड फेज़ में आपको कौन कौन से लेसन्स मिले थे। हर एक पर्सनल लेसन्स होते हैं क्योंकि हम सबका पर्पस अलग है, हम लोगों का लाइवलीहुड और क्वालिटीज़ अलग हैं, तो हमारे लेसन्स भी अलग ही रहेंगे। तो तुम्हारे लिए जितने रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब जो तुम्हारी आगे की लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन्स, उनको कोशिश करो कि उतार लो, कहीं पे लिख लो, सो दैट कि तुम अपनी लाइफ में कभी भूलो ना उन लेसन्स को। तो 7.5 में शनि जी जो हैं वो चैलेंजेस देते हैं ताकि हम लोग ग्रोथ पे जाएं और ब्लेसिंग्स जो हमारी आने वाली है उसके लिए लेसन्स जितने भी हमें सीखने हैं, जो एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमें क्वालिटीज़ चाहिए, वो हम लोग अपने साथ कैरी कर सकें। नेक्स्ट इज एम्ब्रेसिंग योर यूनिक क्वालिटीज़ इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग योर सेल्फ स्टीम ऑन अदर्स जजमेंट। तो ये तो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग अक्सर अपनी सराउंडिंग्स में अच्छा दिखने के लिए कोशिश करते हैं कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है इन्हें, तो हम लोग क्यों ना अपने अंदर भी ये क्वालिटी को डेवलप करें, अपने साथ ये चीज़ें कैरी करें। अच्छा है लोगों की क्वालिटीज़ को अपने अंदर ऐड ऑन करना, बट इस वे में जिसमें तुम अपनी यूनिक पर्सनालिटी को नहीं खो रहे हो। सपोज इफ आई से समवन इज ऑनेस्ट एंड ऑलवेज ऑनेस्ट पर्सन, तो तुम्हें लगता है यार वो उसकी ऑनेस्टी लोगों को पसंद आती है, सो यू जस्ट ट्राइड कि मैं भी अब ऑनेस्ट बोलना शुरू करूँगा, मैं भी ऑनेस्टी दिखाऊंगी। तो बी ऑनेस्ट बट कीप योर वर्ड्स लाइक यू, ठीक है? जैसे तुम बोलते हो वैसे ही रखो अपनी ऑनेस्ट वर्ड्स को। शो योर ऑनेस्टी बट विद योर बिहेवियर। उनको कॉपी करने की कोशिश मत करो। आई होप समझाया हो। मैंने इतने लोग देखे हैं जो लोग कोशिश करते हैं ऑनेस्ट होने की, बट उनका नेचर नहीं है वैसा, तो वो हो ही नहीं पाते हैं एंड फिर वो लेटर ऑन सामने वाले पर्सन को ईगो लगता है। विद दिस हमारे लेसन्स जो हमें याद रखने हैं हमेशा, वो तो एंड होते हैं, बट मैंने कहा था ना कि योर पर्सनल लेसन्स वुड बी देयर, तो उन लेसन्स को बहुत अच्छे से याद रखना। ये तो एक ऐसे लेसन्स हैं जो हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखने ही चाहिए, लाइक बीइंग हम्बल, बीइंग हार्ड वर्कर। और हार्ड वर्क की मैंने सही डेफिनेशन बताई है भाई, उसको याद रखना, उसी को याद रखना। बी डिसिप्लिन्ड और जितना कुछ भी था, इससे क्या होगा, यू विल बी अ गुड पर्सन। लाइक तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होगी ना, तो वो तुम्हें जल्दी मिलने के चांसेस है, क्योंकि विद दीज एक्ट्स यू विल बी इन हायर वाइब्रेशन, ठीक है? तो जब तुम हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होगे तो ऑब्वियसली तुम्हें ईजिली मिलेगा ही सब कुछ। तो अब रेमेडीज़ का पार्ट रह गया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर ये वीडियो ओवर हो जाएगी। कि तुम्हें इस पार्ट ड्यूरिंग दिस होल फेज, मतलब तीनों फेज में कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो ट्राई करनी चाहिए। एंड जो भी ये फेस कर रहे होंगे ना साढ़े साथी को, दे विल बी रिलेट, दे कैन रिलेट, ठीक है? बिकॉज हम लोग अनकंडीशनली ही वो चीज़ों को करने लग जाते हैं। तो अब रेमेडीज़ पे आते हैं कि कौन सी रेमेडीज़ हमें हेल्प कर सकती है ड्यूरिंग दिस होल साढ़े साथी स्ट्रेंथन रहने में, मोटिवेटेड रहने में, और एक फेथ हमेशा रहने में, मतलब कि मुझे पता है भगवान आप हो, आप मुझे सुन रहे हो और मेरे साथ हो। सो द रेमेडीज दैट कैन हेल्प यू बी स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस साढ़े साथी, with these you can feel less pain, less lessons and less learnings, or you can learn easily, but I will not say it will cut off everything, every pain, every loss, but yes, it will make you feel the protection that God was doing to you. इंट्यूशन से कनेक्ट होगे इससे, और तुम्हें दिखेगा कि यार हाँ प्रोटेक्शन है मुझ पे। तो चलो जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो तुम्हें साढ़े साथी के ड्यूरिंग करनी चाहिए, सो दैट कि तुम पेन ना फील करो और लेसन्स को अच्छे से समझ सको और जल्दी समझ सको। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी की पूजा तुम शायद हनुमान चालीसा ही करने शुरू कर दो अपने आप ही, तुम्हें एक अच्छा लगता हो वो करके, मोटिवेटेड फील होता हो। सो दिस इज़ ऑल। अगर तुम अपने आप कनेक्ट नहीं हुए हो तो तुम खुद भी कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग वुड बी प्रेइंग टू शनि देव जी। काफ़ी लोगों को पता लग जाता है कि उनकी साढ़े साथी चल रही है, तो दे ऑफर अ दिया ऑन सैटरडे and a lot of rituals are there for actually making Shani ji happy.
डोनेशंस, चैरिटी, ये सब करके भी काफ़ी लोग अच्छा फील करते हैं, लाइक इसमें हेल्प मिल जाती है, तुम्हारे रास्ते जो ब्लॉक हो रहे होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये भी तुम ड्यूरिंग 7:30 कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल डोनेट करना, ब्लैक ग्राम एंड ब्लैक क्लोथ्स टू पुअर पीपल, एक्चुअली जो जेन्युइनली हेल्प के लिए नीडेड है उनको हेल्प करना, इससे ज़रूर से हेल्प मिलती है। स्पेशली सैटरडेज कहा जाता है, बट यू कैन डू इट एनी डे इफ़ यू फील, क्योंकि वो तो तुम्हें देख ही रहे हैं ना, हर पल तो तुम्हारे साथ है ही है ना। ये थोड़ी है कि सैटरडे ही तुम्हारा ज़्यादा भारी रह रहा है या सैटरडे ही भारी रह रहा है। हो सकता है सैटरडे थोड़ा भारी रह रहा हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दिन कुछ तुम करोगे तो वो उसका फल नहीं मिलेगा। यू कैन डू इट एनी डे। काफ़ी लोगों को आयरन की रिंग यानी कि लोहे की रिंग पहन के बहुत फ़ायदा मिलता है। अब वो तुम देख लेना तुम्हारे जिस चार्ट में, मतलब चार्ट के हिसाब से कि तुम्हें किस फिंगर में पहननी चाहिए और कहाँ, या पहननी भी चाहिए या नहीं। तो ये भी काफ़ी लोगों को हेल्प करता है, बट ऑन योर ओन बेसिस, बर्थ चार्ट के हिसाब से देख के करना। चैंटिंग मंत्रस लॉट, मैं तो मतलब जितना कहूँ उतना कम है। मंत्र चैंटिंग बहुत हेल्प करती है। एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी फीडिंग काउ एंड क्रूज। तो वैसे तो बोलो तो एनिमल्स को देने से ही बहुत बेनिफिट मिलता है, बट स्टिल इफ़ यू कांट, देन कुछ रोटी ही या फिर कुछ भी जो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हो, डू दैट। अब काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो लॉर्ड कृष्णा की पूजा करने लग जाते हैं अनकंडीशनली ही, अपने आप ही उनको खिंचाव होने लग जाता है, अपने आप ही वो भगवद गीता एंड किसी भी वे से कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर आप अनकंडीशनली हो रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप कंडीशनली खुद ही करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल आपको लगे जिससे कि आप मोटिवेटेड हो, आप फील कर पा रहे हो प्रोटेक्शन, देन गो विद दैट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितना अच्छा तुम कर्म करोगे उतना अच्छा तुम्हें आगे मिल पाएगा। सो ट्राई टू हेल्प पुअर पीपल और हेल्पलेस पीपल, एंड इवन बाय इंटेंशंस, इवन कीप योर सेल्फ प्योर। विद दिस रेमेडीज खत्म होती हैं। बाकी रुद्राक्ष करके भी कहा जाता है, कोई सातमुखी या कुछ ऐसा ही होता है। बाय योर ओन रिस्क, मतलब ऑन योर ओन रिस्क ट्राई दैट, क्योंकि हर एक को वो सूट नहीं करता है। बर्थ चार्ट के हिसाब से अपनी पर्सनल वो चीज़ें निकालो, देन गो विद दैट। नाउ आई वुड लाइक टू से गेट दैट दिस इज द पीरियड दैट इज अ ब्लेसिंग टू यू। इट गिव्स यू बेस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर रिजल्ट्स। ट्रस्ट मी, मैंने पहले ही बोला था ना कि ये 7.5 साल ना आपको प्रूव करने के लिए मिलते हैं कि आप क्या हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने ज़्यादा वीक हो, क्या तुम्हारी शेडो साइड है और क्या तुम्हारी पॉजिटिव साइड है। हर एक चीज़ से तुम वाकिफ़ होते हो। तो टेक दिस एज अ चैलेंज। और सक्सेस में भी स्टेयर्स होती है ना, तो तुम्हें वो स्टेयर्स तो पास करनी पड़ेंगी ना, ताकि तुम उस सक्सेस तक पहुंच सको। एंड हर एक स्टेयर पे तुम्हें एक क्वालिटी और एक अच्छी चीज़ मिलेगी, तुम्हारे में इंप्रूवमेंट मिलेगी, सो दैट कि जब तुम उस सक्सेस वाली स्टेयर पे पहुंचो तब तुम एक बेस्ट पर्सन हो जिसको हिला नहीं सकता कोई। उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास क्वालिटीज़ भी हैं। सो दिस पीरियड वॉज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट टू गिव अप फ्रॉम लाइफ। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर सेल्फ द बेस्ट वर्जन your bloodline have ever seen. People who are least affected by Saraswati are those who do their duties without even thinking of what is right, what should be done by me as per the people. अब लेस तो उनको ही फील होगा ना जो पहले से ही अपनी शेडो वर्क पे काम करते रहते हैं, और जो अच्छे से रहते हैं, आई मीन इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ अवेयर हैं, अपनी जो सोल पर्पस है उसको करते हैं, तो वो लोग लीस्ट इफेक्ट होते हैं। और जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ है ना उस पर काम करते रहते हैं, शेडो साइड होना, विदाउट कंसिडरिंग देयर लाइक्स डिसलाइक्स, दे जस्ट डू देयर वर्क। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेटिंग ऑन थर्ड आई चक्रा कैन हेल्प यू फोकस ऑन 7.5 लेसन। देखो, ये तो मैं सच कहूँगी कि देखो, जितना तुम्हारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड होगा उतनी जल्दी तुम चीज़ों को समझ पाओगे। क्या है, तुम्हारी इनर वॉइस से तुम कनेक्ट कर पाओगे कि यार तू यहाँ पे ये गलत कर रहा है, यहाँ पे ये सही कर रहा है। तो जितना जल्दी तुम उन लेसन्स को, यानी कि उन बेसिकली तो लेसन्स को सीखना और साइकिल को ब्रेक करना दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो जितना तुम जल्दी कर पाओगे उतना बेटर रहेगा। तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी इनर वॉइस से। तो इनर वॉइस को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो नाउ होप दिस हेल्प। आप लोग बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को लोगे, इस फेज को लोगे, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन टर्न योर सेल्फ इनटू योर बेस्ट वर्जन। होप दिस हेल्प यू। प्लीज़ शेयर दिस विद द पीपल हु आर इन द पेन, हु आर प्लानिंग टू गिव अप। उनको थोड़ा मोटिवेट करो, उनके साथ थोड़ा नर्चरिंग वे में रहो, बिकॉज दिस इज़ द फेज जब वो अपने आप को बना सकें। कुछ गिव अप करने के लिए नहीं ये फेज दिया गया है। हेल्प देम बाय टेलिंग देम दैट शनि देव इज़ नॉट योर एनिमी, दे आर जस्ट अ गिवर. They are making you mature. They are making you more stronger person. I hope this helped.
Hare Krishna, thank you so much for everything you have given to me.